हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 11th की इंग्लिश बुक हॉर्नबिल के लेसन 3 को समझाऊंगी, जिसका नाम है डिस्कवरिंग टूट द सागा कॉन्टिन्यूस, जिसके राइटर AR विलियम्स हैं। कहानी की शुरुआत में राइटर हमें बता रहे हैं कि किंग टूट एक टीनेजर यानी शायद 13 से 19 साल के रहे होंगे जब उनकी डेथ हो गई थी। किंग टूट इजिप्ट की बहुत ही पावरफुल फैमिली जो इजिप्ट पर सालों से रूल कर रहे थे, उनके वंशज थे। जब वो मरे तो उसकी बॉडी को ममीफाई किया गया। ये तो आप जानते ही होंगे कि ममीफाई करना क्या होता है। यदि नहीं तो मैं आपको बता देती हूँ कि इजिप्ट में ज़्यादातर रॉयल फैमिलीज़ की बॉडीज़ को उनके मरने के बाद भी एक विशेष प्रकार के लेप लगाकर प्रिजर्व किया जाता था, और वो ये बिलीव करते थे कि मरने के बाद यदि ज़रूरत की चीज़ों को ममीज़ के साथ रखा जाए तो उनकी नेक्स्ट लाइफ में ये चीज़ें उनके काम आएंगी। इसी सोच के साथ टूट की डेड बॉडी के साथ भी बहुत सारा सोना और अन्य सामान रखा गया। किंग टूट की मम्मी को 1922 में उनके टॉम में डिस्कवर किया गया था, और तब काफ़ी डाउट्स थे उनकी डेथ को लेकर कि आखिर उनकी डेथ कैसे हुई, और ज़्यादातर यही संभावना बनी कि उनका मर्डर किया गया था। राइटर बताते हैं कि किंग टूट की बॉडी को पहली बार जब उनके टॉम से निकाला गया तो उसे 80 ईयर्स से ज़्यादा हो गए थे, और आज उनका CT स्कैन होने जा रहा था, जिससे उनकी डेथ के बारे में कई नई जानकारियां मिल सकें कि आखिर उनकी मौत क्यों और कैसे हुई थी। जब किंग टूट को उनकी एंशिएंट इजिप्शियन सिमेट्री, जिसे कि वैली ऑफ द किंग कहा जाता था, वहां से निकाला गया तो अजीब सा माहौल हो गया। अचानक डार्क क्लाउड्स आ गए थे और विंड की स्पीड तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि कोई शक्ति आर्कियोलॉजिस्ट को किंग टूट की मौत का राज जानने से रोक रही थी। इस समय शाम के 6 बज रहे थे और आज 5 जनवरी 2005 का दिन था, और वर्ल्ड की मोस्ट फेमस ममी, जिसकी डेथ 3300 साल पहले हो चुकी थी, आज उनका CT स्कैन होने जा रहा था और उनके मौत के गुप्त रहस्य खुलने वाले थे। उस दिन दोपहर पूरी दुनिया से आए हुए टूरिस्ट उनके रॉक कट टॉम, जो कि ज़मीन से लगभग 26 फीट नीचे था, उसके पास किंग टूट को रिस्पेक्ट देने के लिए खड़े थे। उन सभी ने ब्यूरियल चैम्बर में लगी लार्ज पेंटिंग्स को देखा और किंग टूट के आउटर कॉफिन को देखा, जिसकी लिट पर सोने का पानी चढ़ा हुआ किंग टूट के जैसा फेस बना हुआ था। कुछ टूरिस्ट गाइड बुक पढ़ रहे थे, कुछ साइलेंटली खड़े थे और कुछ फेरो द्वारा की गई भविष्यवाणी को फुसफुसाकर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कहा गया था कि डेथ और मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम, मतलब किंग टूट की बॉडी को अगर कोई डिस्टर्ब करेगा तो उसकी डेथ हो सकती है या फिर उसका विनाश हो सकता है। क्या यह बात सच है? टूरिस्ट ऐसी बातें कर रहे थे। तब सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज बताते हैं कि किंग टूट की मम्मी की इतनी बैड कंडीशन में होने का कारण कार्टर थे, जिन्होंने 1920s में मम्मी के साथ छेड़छाड़ की थी। कार्टर एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। उनका पूरा नाम हावर्ड कार्टर था। उन्होंने ही किंग टूट के टॉम को डिस्कवर किया था। काफ़ी रिसर्च करने के बाद उस समय सारे एंटीक्स और सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही थी, सभी कंप्लीट थी, उनमें से कुछ भी निकाला नहीं गया था, और ये डिस्कवरी सबसे रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन था आज तक की डिस्कवरीज में से। इसमें गोल्ड के बेहतरीन आर्ट इफेक्ट थे और इतने सजीव लगते थे जैसे अभी फिर से जी उठेंगे, और इन्हीं सब कारणों से ये उस समय की सबसे सेंसेशनल डिस्कवरी थी, जो आज तक भी लोगों के आकर्षण का केंद्र है। किंग टूट को भी अनेक ऐसी चीज़ों के साथ दफनाया गया था। ऐसा लगता था कि आफ्टर लाइफ उन्हें इन सारी चीज़ों की आवश्यकता होगी। इसमें बोर्ड गेम्स जैसे चेस या फिर लूडो थे, ब्रॉन्ज का रेजर, लिनन अंडरगारमेंट्स और खाने और वाइन के अनेक केसेस रखे गए थे। काफ़ी महीनों तक किंग टूट की फ्यूनरी ट्रेजर को केयरफुली रिकॉर्ड करने के बाद कार्टर ने उनके तीनों कॉफिन्स को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। जैसे ही पहले कॉफिन को खोला गया तो उसमें कुछ ड्रेसेस रखी थी जिन पर विलोस और ऑलिव्स की मालाएं चढ़ी थी। वाइट सेलरी, लोटस पेटल और कॉर्नफ्लावर्स रखे गए थे, जिनसे ये पता चलता था कि किंग टूट को मार्च या अप्रैल में दफनाया गया होगा। ऐसा अंदाज़ा उन्होंने कैसे लगाया, क्या आप बता सकते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि इजिप्ट में ऑलिव्स, वाइट सेलरी, लोटस पेटल्स और कॉर्नफ्लावर मार्च और अप्रैल के महीने में उगते थे। जब कार्टर ने मम्मी को रिसर्च किया तो बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए उस पर कुछ रितुल रेजिन्स डाले गए थे, जो कि समय के साथ हार्ड होकर जम गए थे, और किंग टूट की बॉडी उनके सॉलिड गोल्ड कॉफिन के साथ बॉटम से चिपक गई थी। काफ़ी कोशिशों के बाद भी बॉडी को कॉफिन से अलग नहीं किया जा सका था। इस बात का जिक्र कार्टर ने अपनी बुक में किया था कि अब क्या किया जाए।
शायद साउथ इजिप्ट की गर्मी हैमर का काम करे किंग टूट की बॉडी को कॉफिन से अलग करने में। ऐसा सोचकर कार्टर ने कई घंटों तक मम्मी को सूरज की रोशनी में रखा, जिससे टेम्परेचर 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ गया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब कार्टर ने डिसाइड किया कि रेजिन को तोड़कर धीरे धीरे बाहर निकाला जाए ताकि किंग टूट की बॉडी कॉफिन से अलग हो सके। ऐसा निर्णय उन्होंने इसलिए किया, अगर वो कॉफिन को ऐसे ही छोड़ देते तो थीव्स सारा सोना और कीमती सामान चुरा सकते थे और किंग टूट की बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते थे। टूट के शासनकाल में रॉयल फैमिलीज इतनी रिच थी और वे ये सोचते थे कि मरने के बाद उन्हें अपनी सारी कीमती चीज़ें साथ लेकर जाना चाहिए। अपनी आगे की जर्नी में उनका ऐसा मानना था कि मरने के बाद उनकी नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट होगी। तभी किंग टूट के टॉम में भी गोल्ड के ऑर्नामेंट्स यानी आभूषण, बेशकीमती रत्न जड़ित नेकलेसेस और ब्रेसलेट्स, अंगूठियाँ, ताबीज़, सेरेमोनियल एप्रन, सैंडल्स और हाथों और पैरों की उंगलियां कवर करने वाले गोल्ड के आभूषण और आइकॉनिक कॉफिन और उसका मास्क जो प्योर गोल्ड का बना हुआ था रखा गया था। अब राइटर बताते हैं कि कार्टर ने मम्मी को कॉफिन से अलग करने के लिए उसके सिर को अलग किया और फिर उसके मेजर जॉइंट्स को तोड़कर बॉडी को कॉफिन से अलग कर एक अलग से लकड़ी के बने कॉफिन जिसमें रेत भरी थी असेंबल किया, ताकि मम्मी को पैडिंग मिल सके और वह ज़्यादा डैमेज ना हो। अब इस नई जगह पर टूट रेस्ट कर रहे थे। राइटर बताते हैं कि अब आर्कोलॉजी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अब वे ट्रेजर और गोल्ड आर्ट इफेक्ट्स से ज़्यादा इस बात पर रिसर्च करना चाहते हैं कि उनका लाइफस्टाइल कैसा था और उनकी मिस्टीरियस डेथ का कारण और मेडिकल टेक्नोलॉजी कैसी थी। 1968 में कार्टर की डिस्कवरी के 40 साल बाद एक एनाटॉमी के प्रोफेसर ने इस मम्मी को एक्सरे किया, जिससे कि चौंकाने वाली बातें सामने आई, जैसे मम्मी के स्केलेटन की फ्रंट रिब गायब थी और ब्रेस्ट बोन भी गायब थी। राइटर बताते हैं कि आज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के जरिए सैकड़ों की संख्या में एक्सरे करके उन्हें ब्रेड स्लाइस की तरह अरेंज करके 3 डायमेंशन वर्चुअल बॉडी बनाई जा सकती है। और ये मुख्य 2 क्वेश्चंस की उनकी मौत कैसे और मौत के समय उनकी एज क्या थी, इन सवालों के जवाब मिल सकेंगे। राइटर बताते हैं कि किंग टूट की डेथ सेरेमनी एक बड़ा इवेंट था अन्य सभी रॉयल फैमिलीज के डिमाइस इवेंट से, क्योंकि वो अपने देश के अंतिम शासक थे और उनकी मृत्यु के बाद उनकी डायनेस्टी खत्म हो गई थी। उनकी डेथ के बाद की जानकारी अधूरी है। अब राइटर बताते हैं कि अमेनोटेप 3 टूट के फादर या ग्रैंडफादर एक शक्तिशाली फेरो यानी राजा थे, जिन्होंने इजिप्ट पर लगभग 40 सालों तक शासन किया। 18वीं शताब्दी का वह पीरियड उनकी डायनेस्टी का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। उसके बाद उनके पुत्र अमेनोटेप 4 ने राज्यभार संभाला और उसके शासनकाल को इतिहासकारों द्वारा प्राचीन इजिप्ट का सबसे अजीब शासनकाल माना गया है। नया राजा सूर्य की पूजा को प्रमोट करता था। उसने अपना नाम भी बदलकर अखेनातन रख लिया था, जिसका अर्थ होता है सूर्य का नौकर। उसने अपनी पुरानी सिटी थीबिस को छोड़कर नई रिलीजियस सिटी को अपनी कैपिटल बनाया, जिसे अमरना के नाम से जाना जाता है। उसने अपने देशवासियों को हैरान कर दिया, एक फेमस गॉड आमुन की इमेजेस को नष्ट करके और टेम्पल्स को बंद करके। इस बात को शिकागो यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर रे जॉनसन इस तरह से बताते हैं कि ये पीरियड उस समय का हॉरिफिक टाइम रहा होगा। इसके बाद की ये फैमिली जो इजिप्ट पर सैकड़ों वर्षों से शासन कर रही थी, इस फेरो के कारण अपने अंत के करीब आ गई थी। उसके बाद अखेनातन के बिहेवियर अनयूजुअल हो गया। अखेनातन की मृत्यु के बाद एक अन्य रहस्यमय रूलर जिसका नाम मेन खकारे था राजा बना। इसका शासनकाल इतना कम समय का था कि उसका ज़्यादा रेफरेंस नहीं मिलता। और उसके बाद तूतन खातिन बहुत ही छोटी उम्र में राजा बना, जिसे आज हम किंग टूट के नाम से जानते हैं। उस बॉय किंग ने जल्दी ही अपना नाम बदलकर तूतन खामुन रख लिया, जिसका अर्थ था इमेज ऑफ आमुन। और पूर्व में अखेनातन द्वारा बदले गए सारे रीति रिवाज, जिसे आमुन की पूजा बंद करने और इमेजेस रिस्टोर करने का रूल बदल दिया और वर्शिप के ओल्ड वेज को रिस्टोर करने की कोशिश की। और करीब 9 सालों तक शासन करने के बाद अचानक उसकी मौत हो गई। राइटर हमें बताते हैं कि इजिप्ट में इतनी ज़्यादा ममीज़ हैं कि उनके बारे में कोई नहीं जानता। टूट की ममी उनमें से एक है। इजिप्टियन ममी प्रोजेक्ट, जो कि 2003 के अंत में शुरू किया गया था, उन्होंने लगभग 600 ममीज़ को रिकॉर्ड किया और अभी भी उनकी काउंटिंग चल रही है। राइटर बताते हैं कि नेक्स्ट फेज में ममीज़ को स्कैन किया जाएगा एक पोर्टेबल सीटी मशीन के द्वारा, जो नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सीमन की तरफ से डोनेट की गई थी। किंग टूट की ममी उन सब में से पहली ममी थी जिनका सीटी स्कैन होने वाला था। सीटी स्कैन मशीन ने टूट की ममी को
हेड से टो तक स्कैन किया और 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस ली गई क्रॉस सेक्शन से। किंग टूट की हेड को भी 0.62 मिलीमीटर जितनी पतली स्लाइस में स्कैन किया गया था। इसी प्रकार से टूट की पूरी बॉडी को भी स्कैन किया गया, जिससे उनकी बॉडी का एक डिटेल स्ट्रक्चर बना। उसके बाद एक स्पेशलिस्ट की टीम, जिसमें रेडियोलॉजी स्पेशलिस्ट, फॉरेंसिक्स और एनाटॉमी स्पेशलिस्ट शामिल थे, उन्होंने किंग टूट की बॉडी को एनालाइज किया, जिससे वे किंग टूट की बॉडी के सीक्रेट्स को जान सके। जिस रात किंग टूट की बॉडी को स्कैन किया गया था, वर्कर्स इस तरह से सम्मान के साथ उनकी कॉफिन को लेकर आ रहे थे जैसे वो पॉल बेरर्स हों। वो रैंप पर चढ़कर स्टेयर्स को क्रॉस करके एक हाइड्रोलिक लिफ्ट से बॉडी को सीटी स्कैनर तक लाए थे। 20 मिनट्स के बाद ही 2 वर्कर्स भागते हुए नियर बाय ऑफिस तक आए और वापस जाते समय अपने साथ 2 वाइट प्लास्टिक फैंस लेकर गए, क्योंकि वो $1 मिलियन का स्कैनर बंद पड़ गया था क्योंकि उसके फैंस में रेत भर गई थी। तब एक गार्ड नर्वस होकर मजाक भरे अंदाज में कहता है कि ये फेरो का कर्ज है, जिसके कारण ये स्कैनर बंद हो गया। इसके बाद सब्स्टिट्यूशनल फैंस को लगाने और सारे प्रोसीजर पूरा हो जाने के बाद और ये चेक कर लेने के बाद कि कहीं कोई डेटा लॉस तो नहीं हुआ, टेक्नीशियंस ने टूट की बॉडी को वर्कमैन को सौंप दिया और वे लोग टूट की बॉडी को वापस टॉम में ले गए। फेरो के कॉफिन से निकाले जाने के 3 घंटे से भी कम समय में ही उन्हें वापस उनकी टॉम में रख दिया, जैसा कि वर्षों पहले प्रीस्ट ने उन्हें दफनाया था। टेक्नीशियंस ने उनकी आश्चर्यजनक इमेजेस कंप्यूटर स्क्रीन पर बनाई, जिसमें उनके हेड का एक क्लियर इमेज भी था, जिसे टेक्नीशियंस ने हर डायरेक्शन टिल्टेड करके देखा। उनकी नेक वर्टिब्रेट इतनी क्लियर दिख रही थी जैसे एनाटॉमी क्लास में दिखाई जाती हैं। अन्य इमेजेस जैसे हाथों, रिब केज और स्कल को भी देखा। इसके बाद ज़ही हवास मुस्कुराते हुए कहते हैं कुछ भी ज़्यादा सीरियसली रॉन्ग नहीं हुआ। असल में वो पहले भी कह चुके थे कि कार्टर की वजह से किंग टूट की बॉडी काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी, कहीं सीटी स्कैन के समय भी कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। वो कहते हैं पिछली रात मैं 1 सेकंड के लिए भी सो नहीं सका, मुझे बहुत चिंता थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब मुझे जाकर सो जाना चाहिए। राइटर कहते हैं कि जब किंग टूट की बॉडी को वापस ले जाया गया तो हवा रुक गई थी। उस समय विंटर एयर भी ठंडी और शांत हो गई थी। ऐसा लगता था कि वैली ऑफ द डिपार्टेड की भी डेथ हो गई है और किंग टूट की टॉम के एंट्रेंस के ठीक ऊपर ओरियो कंस्टलेशन प्रेजेंट था, जिसे प्राचीन इजिप्शियंस सेल ऑफ ओसिरिस यानी गॉड ऑफ आफ्टर डेथ कहते हैं। वो भी इस बॉय किंग पर वहां से नजर रखता है। इस तरह से स्टोरी का एंड होता है। तो बच्चों, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स मैंने दे दिए हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।